सरकार की चेतावनी को दरकिरार कर खनन माफिया लगातार अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रहा है और लोगों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर जा पहुंचा है। सहार पंचायत के लोगों ने अवैध खनन में जुटी एक जेसीबी को पकड़कर खनन विभाग के अधिकारियों के हवाले कर दिया है। आज यह जेसीबी जैसे ही सहार खड्ड पहुंची, स्थानीय लोग वहां इकट्ठे हो गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि जेसीबी चालक ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों ने दिलेरी का परिचय देते हुए जेसीबी को रोक दिया और खनन विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दिया। सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस जेसीबी को जब्त कर लिया है। कठुआ के ये शॉट्स इस वक्त आपके सामने, कठुआ के ये दृश्य इस वक्त आपके सामने, जहां पर सरकार की चेतावनी के बाद भी जो खनन माफिया हैं वो धड़ल्ले से बिना डर के खनन को अंजाम दे रहे हैं। और इस सहार खड्ड का पूरा मामला, जहां पर खनन माफियाओं ने आतंक मचा रखा है, वहां पर जेसीबीज लगे हैं और अवैध रूप से ये खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों ने एक दिलहरी दिखाते हुए इस जेसीबी को वहां पर रोकने का काम किया और उसके बाद जो इससे संबंधित विभाग है उसको इत्तला दी, उसको संपर्क किया और उसके बाद जो संबंधित विभाग वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस मामले में संज्ञान लेकर इस जेसीबी को जब्त किया गया है। रंजीव मेहता हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। रंजीव, ये एक बहुत बड़ा मामला है खनन का, ये जम्मू कश्मीर में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कठुआ में इस तरह के मामले, हालांकि सरकार ये कोशिश कर रही है, प्रशासन ये कोशिश कर रहे हैं और दावे भी कर रहे हैं कि हम इस तरह की चीजों पर नकेल कसेंगे, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल शीतल, यहाँ पर कठुआ की बात करूं तो खनन माफिया जो है वो धड़ल्ले से यहाँ खनन के काम में लगा हुआ है और लगातार अवैध रूप से, खासकर रात और सुबह तड़के जो खनन माफिया की मशीनें हैं वो नदी नालों में उतर जाती हैं और माइनिंग मिनरल्स जितना भी माल होता है वो उठाना शुरू कर देती है। इसके लिए लोग जो है वो काफी दुखी हो चुके हैं इलाके के, और जिसके चलते लोगों की कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इस खनन माफिया पर कोई रोक जो है जो प्रशासन है वो लगाने में नाकाम हो रहा है। आज की जो सुबह की घटना है ये सहार खड्ड के कुमरी कठेरा इलाके की, पगला मोड़ इलाके की घटना है। यहाँ पर एक जेसीबी मशीन सुबह सवेरे इस नाले में उतरी, खड्ड में उतरी और वहां पर ये खनन अवैध रूप से खनन कर रही थी और स्थानीय लोगों ने जब इसका पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद जब उसको रोकने के लिए कहा तो उसने पहले तो जेसीबी से उनको कुचलने की कोशिश की, लेकिन जो ग्रामीण थे उन्होंने दिलेरी का साहस दिखाते हुए उन्होंने इसकी जो जेसीबी की जो चाबियां हैं वो छीन ली। क्या इस प्रारंभिक जांच में ये पता लग पाया है कि ये किसके संरक्षण में हो रहा है, कौन इसके पीछे चेहरे हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह से अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, इसकी बात करूं तो यहाँ पर जो स्थानीय क्रैशर मालिक हैं वहां पे जो कुमरी कठेरा साइड जहाँ ऊपर के इलाकों में उनकी तरफ से ही है। लोगों ने आरोप लगाया कि इन क्रैशर मालिक के पास ना तो वो परमिशन है इस खनन के लिए, पिछले 7 महीने से जो खनन है उस पर रोक लगी हुई है। पूरे जिले की बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं रोजाना देखने को मिलती है। खासकर अगर कोई अकेला व्यक्ति इनका विरोध करे तो उसकी जान पर नहीं आती है और ये उसको जान से मारने से भी पीछे नहीं हटते हैं अगर वो अकेला हो। लेकिन जहाँ पर ग्रामीण वो समय रहते वहां पे पहुंच गए, उन्होंने इस जो अवैध कोशिश थी नाकाम किया उसको, और इसका अवैध माइनिंग की कोशिश को नाकाम किया और माइनिंग विभाग के अधिकारियों को इसके बारे में सूचित किया। माइनिंग विभाग के कर्मचारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने जेसीबी को अपने कब्जे में ले लिया और बिल्कुल लेकिन रंजीव, प्रशासन अगर सख्ती का दावा कर रहा है तो उसके बाद भी ये मामले लगातार सामने क्यों आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी खुद यहाँ पे क्रैशों पर खुद दबिश दे चुके हैं। उन्होंने हमारे गुलिस्तान के कार्यक्रम में भी जो जम्मू कश्मीर कॉन्क्लेव में ये बोला था कि अवैध माइनिंग को किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पर ये बाहरी लोग आकर जो माइन माफिया के लोग आकर खनन कर रहे हैं उनके ऊपर लगाम जरूर कसी जाएगी। लेकिन कठुआ की बात करूं तो यहाँ पर इन पर लगाम लगाना प्रशासन के बस का नहीं है। इसके लिए एक बड़ी मुहिम चाहिए था, तब जाकर इन पर लगाम लगेगा। माइनिंग विभाग की बात करूं तो उनके पास जो स्टॉक है वह भी बड़ी कम मात्रा में है, जिसके चलते इस इलाके की बात करूं तो वहां पर पूरे इलाके को कवर कर पाना उनके बस की भी बात नहीं है। पुलिस और जिला प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है अगर कोई इस तरह का काम करे। लेकिन ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, इन्होंने रोक लगाए कि उन्होंने कहा कि हमारी हर जगह सेटिंग है, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस तरह की बातें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ टकराव की स्थिति बनती है। कोई माहौल खराब होता है, जहाँ अन्य कोई घटना होती है तो उसके लिए भी प्रशासन को देखना होगा। एक और बात ये भी है आएगा। रंजीव, क्या कार्रवाई करने में कोई खामी रह जाती है, कोई कमी रह जाती है जिस वजह से ये मामले निकल कर आते हैं? और प्रशासन को चाहिए कि एक मजबूत कार्रवाई हो जिससे बाकी जो अवैध रूप से खनन कर रहे हैं उन तक भी ये संदेश पहुंचे। देखिए, अगर शीतल अगर माइनिंग विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के पास कोई अवैध माइनिंग की कोई मशीन पहुंचती है, जहाँ कोई कोई गाड़ी पहुंचती है, कार्रवाई तो जरूर होती है। लेकिन उसके बावजूद इतना लाखों रुपए जुर्माने के बाद भी ये छूट जाते हैं और फिर से वही काम करने लगते हैं, क्योंकि इस काम में मुनाफा इतना अधिक है कि वह लोग इस मुनाफे की खातिर उस जुर्माने की भी परवाह नहीं करते हैं। इसके लिए कोई अलग से कानून, कोई सख्त कानून बनाना चाहिए, जिसके कठोर कानून होंगे कभी जाकर इस पर लगाम लगेगी। शीतल, यहाँ पर बताऊं कि कठुआ का डीएमओ पिछले 2 महीने 3 महीने से सस्पेंड है, वहां पर डीएमओ नहीं है। जम्मू के डीएमओ को अतिरिक्त परिवार जो है डीएमओ को संभाला। लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव हमारे से ज्वाइन होने के लिए। और रंजीव, ये खनन माफियाओं को लेकर जानकारी दे रहे थे और प्रशासन ने भले ही एक खनन माफिया पर या फिर वहां पर जो जेसीबी लगी हुई थी उस पर नकेल कसी है, लेकिन ओवरऑल जो खनन माफिया हैं वो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। इधर डोडा जिले में लोगों द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति रुचि न दिखाए जाने पर प्रशासन ने सरकारी मुलाजिमों को इस योजना के तहत पंजीकरण करवाने का आदेश जारी किया है। जिले के मिनी सचिवालय के अलावा सचिवालय से बाहर तैनात मुलाजिमों, आंगनबाड़ी व आशा वर्करों, नंबरदारों, चौकीदारों और जल शक्ति व जम्मू पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डेली वेजरों को इस योजना के तहत 20 दिनों में पंजीकरण करवाने को कहा गया है। इस आदेश में पंजीकरण करवाने वाले मुलाजिमों को 31 मार्च तक घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने को कहा गया है। तो डोडा जिले में लोगों द्वारा जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति रुचि कम दिखाई है और इसको लेकर प्रशासन ने सरकारी मुलाजिमों को इस योजना के तहत पंजीकरण करवाने का आदेश जारी किया है। यानी इस योजना के तहत आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। खास तौर पर जो आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं या मुलाजिम हैं, ये तमाम ऐसे लोग हैं, उनको पंजीकरण करवाने के लिए कहा गया है। विकास मनहास डोडा से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास, एक तरफ लोगों में इस पूरे मामले में रुचि या फिर दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन ने मुलाजिमों को साफ कर दिया है कि आप पंजीकरण करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, ये अनिवार्य है। हाँ शीतल, बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट डोडा के डीसी जो हरविंदर सिंह है, उनने जो है इस तरह का एक ऑर्डर पास किया है, सर्कुलर किया है और ये तमाम जितने भी सरकारी अफसर हैं या सरकारी अफसर में कोई भी यानी डिपार्टमेंट से या यहाँ की सरकार से कोई भी लाभ लेने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो पीएम सूर्य घर बिजली योजना है, स्कीम है, उसका फायदा उठाने के लिए उनको आदेश दिए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को कि आपको 10 दिन या 15 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर 31 मार्च 2025 तक जो है आपके घरों के छत पर ये पीएम जो सूर्य घर योजना है इसकी जो प्लेटें लगनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या लगता है ये प्रक्रिया आसान होगी प्रशासन के लिए आगे तक करवाना, इस योजना को धरातल तक पहुंचाना? देखिए शीतल, एक तरफ जो नंबरदार या चौकीदार ये तमाम लगातार डिमांड कर रहे हैं अपनी सैलरी को लेकर, जो 1500 पर काम कर रहे हैं और जो लगातार इस तरह का यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार गुहार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि वो लोग जो है किस तरह से इस चीज पर खड़ा उतरते हैं, क्योंकि एक तरफ से इनको ऑर्डर भी फॉलो करना है जिसपे साफ तौर पर 10 या 15 दिन का ये ऑर्डर दिया हुआ है कि इतने डेट के अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो जितने का भी ये सोलर
सोलर पैनल ये जो आने वाला है उसमें आपको पूरा पैसा देना है, उसके बाद जो है आपको रिटर्न होगा सब्सिडी की तेज। अब देखना होगा ये लोग जो है किस तरह से खड़ा उतरते हैं और किस तरह से इनकी प्रतिक्रिया भी आती है इस पे कि किस तरह से ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सरकार से पहले इनकी नाराजगी भी है। अब इस तरह का ऑर्डर को फॉलो किस तरह से ये लोग करते भी हैं। बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात यह है विकास की जो जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से लागू की जाती हैं उनको हर शख्स तक, हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचाना है, उसमें जिला प्रशासन का बहुत बड़ा रोल होता है, अहम होता है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या जितने भी लोग होते हैं सरकारी, जो भी कोई स्कीम हो वो लोगों तक पहुंचानी होती है। देखिए कुछ समय पहले दिसंबर के महीने में गुड गवर्नेंस जो है डोडा के अंदर मनाया गया था, तो ऐसे में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसमें दिलचस्पी पहले से दिखाती और इस तरह की चीजें लोगों तक पहुंचाती कि आपको इसका क्या बेनिफिट होने वाला है और किस तरह से आपका बिल भी माफ हो सकता है, क्या बेनिफिट इसका होने वाला, लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाया जाता, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा डिस्ट्रिक्ट डोडा से ज्यादा बढ़कर निकलता। अब देखना होगा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से प्रयास करती है, क्या सिर्फ सरकारी मुलाजमों को ही रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी या फिर जो यहाँ की आम जनता है उन तक भी ये स्कीम पहुंचा दी जाएगी ताकि वो लोग भी जो है इस स्कीम का बेनिफिट उठा पाए। आम जनता को लेकर प्रशासन का क्या रवैया है, क्या रुख है इस पूरी योजना को लेकर? क्या बहुत जल्द आम लोगों के लिए भी ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है, ये पंजीकरण की प्रक्रिया? देखिए यहाँ की अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह से लोगों तक इस तरह की अवेयरनेस शायद अपने डॉक्यूमेंट में पहुंचाई होगी, लेकिन ग्राउंड पर जो लोगों को पता होना चाहिए, जो पंचायत लेवल पर या फिर ब्लॉक लेवल पर लोगों को इस तरह के कैंप लगाने चाहिए थे, वो चीजें अगर होती तो कहीं ना कहीं अभी तक ये रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा बढ़ चुका होता और लोगों के घर में ये पीएम सूर्य घर योजना जो स्कीम है ये भी लगने स्टार्ट हो जाती। अगर इससे लोगों को फायदा होता यानी जिस तरह से कह रहे हैं कि इसका सब्सिडी आपका बिल माफ हो जाएगा, जितने घंटे आप लाइट जलाएंगे उतने घंटे आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ये तमाम चीजें अगर होने वाली हो तो कहीं ना कहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को खड़ा उतरना चाहिए और प्रॉपर तरीके से लोगों को समझाना भी चाहिए। और आप देखना होगा कि क्या लोग इस चीज पर भरोसा करते हैं और जो लोग लगाएंगे क्या बताने भी वाले हैं। बिल्कुल विकास, इसमें एक और बड़ा फैक्टर है। चिनाब वैली की बात करें, चिनाब रीजन की बात करें, जिसमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन इफेक्टेड रहता है। जब बर्फबारी होती है, ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर बिजली गुल हो जाती है। उसके नज़रिए से भी, उसके दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरी योजना को लोगों के बीच लाना और उसको जागरूकता फैलाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको नहीं निभाया गया है। देखिए डोडा डिस्ट्रिक्ट या पूरा चिनाब वैली जहां पर लगातार चाहे फिर गर्मियों का टाइम हो या सर्दियों का टाइम हो, यहाँ पर जैसे मौसम करवट बदलता है तो तारे या इस तरह से लाइट जो है गुम हो जाती है, तो उसके बाद कई दिनों तक लोगों के घरों तक या कई घंटों तक लाइट नहीं आती, यानी सिटी के अंदर भी कई समय तक लाइट जो है गुम होती है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों तक अगर इस तरह की स्कीमें पहुंचा दी जाए, क्योंकि देखिए एक तरफ चिराग तले अंधेरा है, क्योंकि ये पूरा चिनाब वैली जहां से इतनी लाइट प्रोड्यूस होती है और यहीं के लोग जो है काफी लंबे समय से डिमांड भी कर रहे थे कि कम से कम हम लोगों को या तो फ्री बिजली मिल जाए या फिर इस तरह की कोई फायदा उठा पाए या फिर हमारे जो लोग यानी हमारे जो बच्चे हैं वो इसमें काम पर लग जाएं, जिनको रोजगार कमा सकें। ये तमाम मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के कि कम से कम ये तमाम चीजें इसके साथ जुड़ी हो और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारा कम हो जाए। देखना होगा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से इस रजिस्ट्रेशन का नंबर बढ़ाती है और किस तरह से सामने भी आती है। अब जब विकास ये बीड़ा उठाया गया है तो क्या उम्मीदें ये लगाई जा सकती हैं कि इसका अंजाम भी बहुत जल्द निकलकर सामने आएगा? देखिए ये तमाम आपको पीडीडी डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाना है जहां पर इस तरह का साइन बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, वहां पर आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट देना है। फिलहाल ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये तमाम चीजें होने वाली है। अब देखना होगा कि अगले 10 दिन के अंदर ये आंकड़ा किस तरह से सामने आता है और कितने लोग जो है इस स्कीम का फॉलो अप भी करते हैं। विकास, 31 मार्च तक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये अनिवार्य हो गया है, उनके छत पर ये सोलर होने चाहिए इस योजना के अंतर्गत। 31 मार्च के बाद ही सही आम लोगों के लिए भी खुलने की उम्मीदें हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल। जो जितने भी सरकारी मुलाजम है यानी जो भी आंगनवाड़ी हो, वीएलडब्ल्यू हो या फिर जितने भी सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए इस तरह का आदेश दिया हुआ है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये जानकारी के लिए। विकास डोडा से इस वक्त जानकारी दे रहे थे, खास तौर पर जो एक योजना है, प्रधानमंत्री की योजना है और केंद्रीय योजना है, लेकिन उसके बावजूद भी उस योजना को धरातल पर उतारने के लिए इस वक्त चुनौतियों से प्रशासन को जूझना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सांबा जिला इकाई ने पहली बार विधानसभा बने रामगढ़ को पर्यटन के मानचित्र पर लाने की मांग की है। बीजेपी ने रामगढ़ के कई ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों का हवाला देते हुए सरकार से इस रामगढ़ की तरफ ध्यान देने का आह्वान किया है। खास बात यह है कि रामगढ़ में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण भी पिछले कई समय से विवादों में घिरा हुआ है और सरकार के गठन के बावजूद इस मुद्दे का हल नहीं हो पाया है। तो एक बड़ी पहल, एक बड़ा मुद्दा, बीजेपी की सांबा जिला इकाई ने इस मांग को उठाया है और ये मांग कब तक आगे जाएगी, इस मांग पर मोहर लगेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और रामगढ़ को मानचित्र पर, टूरिज्म के मैप पर लाने की यहां पर एक कोशिश को जो है वो शुरू किया जा रहा है। ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, बीजेपी इकाई ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, एक मांग की है कि रामगढ़ को एक जो मानचित्र होता है, पर्यटन का मानचित्र होता है, एक टूरिज्म मैप होता है, उस पर लाया जाए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। देखिए, बिल्कुल शीतल, आपको बता दें कि जिस तरह से नई सरकार का जम्मू कश्मीर में गठन हुआ, लंबे अंतराल के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और उसके बाद से कहीं ना कहीं लाजमी था कि अब सरकार जो वो बनना तय है। लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है तो उसके बाद से कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर के हर एक विधायक से बात कर रहे हैं। मैं खासतौर पर बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आगामी कुछ दिनों के बाद बजट पेश होगा जम्मू कश्मीर की असेंबली में और उस बजट को लेकर तमाम विधायकों से बात भी की जा रही है। लेकिन उससे पहले भी आपको याद होगा कि जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में अलग अलग जिलों में चीफ मिनिस्टर खुद पहुंचे थे, वहां पर भी विधायकों से, एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, रामगढ़ जो कि पहले विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद इससे नई कॉन्स्टिट्यूंसी का रूप दिया गया। और अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर डेमोग्राफी में आपको बताऊं तो ये मैक्सिमम जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है ये बॉर्डर के साथ लगती कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो हाईवे के साथ भी जुड़ता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के आगे कुछ बातें जो है वो यहाँ के विधायक डॉक्टर डीके मन्याल, जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने रखा है कि यहाँ एक तो जो बाबा चामड़ियाल जी श्राइन है, इसी के साथ जो बाबा सिद्ध गौरिया जी श्राइन है, ये दो बड़े ही ऐतिहासिक प्राचीन हमारे धार्मिक स्थल हैं। तो यहाँ का जो आप कह सकते हैं कि सौंदर्यकरण तो किया जाए, लेकिन इसी के साथ साथ इसे टूरिज्म मैप पर लाया जाए, इसको लेकर काम करने की जरूरत है। ये डिमांड जो है वो विधायक रामगढ़ के डॉक्टर डीके मन्याल ने सीएम साहब के आगे जो है वो रखी है। इसी के साथ एक बड़ा बर्निंग इशू है रामगढ़ का, जो कि जीडीसी यहाँ के लिए सैंक्शन किया था कुछ सालों पहले, लेकिन अभी तक उस जीडीसी की यहाँ पर बिल्डिंग का काम जो है वो शुरू नहीं हो पाया, जिसके चलते यहाँ पर ये एक कंट्रोवर्सी सी बनी थी। कुछ लोग कहते हैं कि फलां इलाके में बनना चाहिए, जो कि राड़ा इलाके का जिक्र किया गया था, कुछ चाहते थे कि रामगढ़ सेंटर प्लेस पे ये बनना चाहिए। तो लिहाजा लोगों ने कहा कि सेंटर प्लेस पर इसलिए बनना चाहिए क्योंकि रामगढ़ एक बहुत बड़ा बॉर्डर का क्षेत्र है, यहाँ से दूर दराज के जो बच्चे बॉर्डर के साथ लगते हैं वो यहाँ इजिली यहाँ पर पहुंच जाएंगे, इसलिए सेंटर प्लेस पर बनना चाहिए। तो इसको लेकर ये कहा गया है कि अर्ली स्टार्ट जो वो होना चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्क का, जो कि जीडीसी रामगढ़ के लिए। लेकिन ऋषि, जम्मू संभाग के ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन्हें टूरिज्म से जो है वो दूर रखा गया है, और क्या अब ये सही वक्त है कि कई क्षेत्रों को जो इस लायक हैं, जो डिजर्व करते हैं, उन क्षेत्रों को टूरिज्म के मैप पे लाया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, बूस्ट किया जाए? देखिए, बिल्कुल, इससे पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें तो उन्होंने एक तरफ से कोशिश जरूर की है। मैं आपको बता दूं कि बाबा चामड़ियाल जी श्राइन को लेकर बात कर लें या फिर बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान को लेकर बात कर लें, ऑलरेडी उसमें टूरिज्म सेक्टर के अंडर ये दोनों धार्मिक स्थल आते हैं, लेकिन इसमें अपग्रेडेशन करनी है, इसको और बड़े स्तर पर जो वो इस तरह से तैयार करना है ताकि पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक मैसेज जाए कि यहाँ पर दो बड़े ऐतिहासिक देवस्थान है। लेकिन उसी के साथ जैसे आपने कहा कि हमारे कुछ हिडन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं हमारे जम्मू संभाग की, अगर बात करें तो वहां पर उनको जो है वो एक्सप्लोर करने की जरूरत है। जब उनको एक्सप्लोर किया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर फुटफॉल टूरिज्म टूरिस्ट का बढ़ेगा, वहां पर एम्प्लॉयमेंट के साधन बढ़ेंगे
और इसी के साथ इकोनॉमिकली हमारा जम्मू कश्मीर और स्ट्रांग होगा, खासतौर पर जम्मू संभाग जो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि हमारे कश्मीर में तो ऑलरेडी काफी यहाँ पर सौंदर्यीकरण है, अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जम्मू संभाग की खासतौर पर कई ऐसी हिडन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिनको सामने लाने की जरूरत है। इसमें हमारे अगर सांबा जिला की बात करें, माहौरगढ़ फोर्ट है, ढेरगढ़ फोर्ट है, भूपनेगढ़ फोर्ट है, जिसको लेकर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एजेंसीज काम कर रही हैं। आने वाले दिनों में उनकी भी एक तस्वीर सामने आएगी, वहां पर भी टूरिस्ट एक छोटा सा जवाब, इसलिए यहाँ पर काम करने की टूरिज्म एक बहुत छोटा जवाब आपसे चाहूंगा, चूंकि ये बीजेपी की इकाई ने इस बेड़े को उठाए है, तो क्या इसको राजनीतिक दायरे से बाहर देखा जा सकता है? मतलब इसका आउटकम निकल जाएगा? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं आप, क्योंकि हमने खुद ही कल जिस तरह से यहाँ के जो विधायक है रामगढ़ के डॉक्टर डी.के. बनर्जी, उनसे हमने बात की थी, तो मैंने एक सवाल उनसे जरूर पूछा था कि जम्मू के लोगों ने जिस तरह से आपको मैंडेट दिया, ऐसा लगता था कि शायद जम्मू कश्मीर में इस बार भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी की सरकार नहीं आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट ज्यादा मिल गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ गई। हमने ये सवाल उनसे पूछा था कि आपके 29 विधायक हैं, तो आपके लिए चुनौती और बढ़ जाएगी कि किस तरह से लोगों के बीच में आपने जाना है, क्योंकि लोगों की जो अपेक्षाएं पहले कुछ थी, बिल्कुल बहुत अपेक्षाएं और बढ़ेंगी, बहुत अपेक्षाएं हैं लोगों की, खासतौर पर जम्मू के लोगों की भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, जुड़ने के लिए। इधर महाशिवरात्रि के त्योहार को अब मात्र कुछ दिन बाकी रह गए हैं। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी, जिसके चलते जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में स्थित शिव मंदिरों में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। शहर के प्राचीन पीर खोह मंदिर और श्री रणवीरेश्वर मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि पर हजारों लोग शीश नवाने पहुंचते हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य पहलुओं पर नजर रखे हुए हैं। पीरखाम मंदिर में महाशिवरात्रि पर इस बार भी 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां जम्मू संभाग के श्रद्धालुओं के अलावा बाहरी राज्यों के श्रद्धालु भी पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे कश्मीरी कौम में बहुत माना जाता है ये महीना, एंड हम क्योंकि शिव कर्मी हैं तो शिव बाबा के साथ हमारा बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, हम उनको बहुत ज़्यादा पूजते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर। आप रुद्राक्ष पे भी कुछ रिसर्च कर रही हैं, क्या महत्व होता है रुद्राक्ष का? जी, रुद्राक्ष का अगर हम साइंटिफिकली भी देखें, हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में रुद्राक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व है, ये तो हम जानते ही हैं। बट अगर साइंटिफिकली देखें तो रुद्राक्ष हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, जो हमें शिव से मिला है। ये हमारे हर एक बीमारी को ठीक करने में सक्षम है, चाहे वो किसी भी तरीके की, कितनी भी खतरनाक, कितनी भी छोटी, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, ये ठीक कर सकता है। एंड आज जब ये बुक रिलीज़ होगी जो जिस पर मैं काम कर रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि ये हर कोई पढ़े, ताकि लोगों को जो आज तक नहीं पता था वो पता चले और ज़्यादा बिलीफ इन चीज़ों पर हो, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग ज़्यादा एलोपैथी और बहुत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा इंडियन कल्चर, हमारे जो आयुर्वेदास हैं, इंडियन रूट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डीप हैं और बहुत ही ज़्यादा सक्षम है हर एक चीज़ के लिए। इस टाइम बड़ा पावन महीना चल रहा है, हमारे कश्मीरी में माघ मास का महीना है, और वैसे भी कुंभ चल रहा है। हम पूरे अपने परिवार के साथ आए हैं क्योंकि यहाँ रुद्राक्ष के ऊपर रुद्राक्ष के रूप में यहाँ लिंग प्रकट हुआ है, तो इनके दर्शनों का बहुत ही सौभाग्य होता है। मैं पूरे परिवार के साथ आया और ख़ास तौर से आज इस जगह पर आए हैं, तो मेरी बेटी है जो रुद्राक्ष के ऊपर किताब लिख रही है। अभी हमारे स्वामी जी ने बताया रुद्राक्ष का कितना महत्व है, तो मेरी बेटी है जो अभी रुद्राक्ष के ऊपर किताब भी लिख रही है। अभी लास्ट ईयर इसको यंग इमर्जिंग साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला था, उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट अवार्ड्स भी मिले। यहाँ पे महाशिवरात्रि की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, तो हम सभी जम्मू वासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। तो हम तो यही कहेंगे, यहाँ पे आइए, शिव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हमारा यहाँ पे 4 दिवसीय मेला चलता है। 25 को मेले का उद्घाटन है, 26 को महाशिवरात्रि है, और 27 को भंडारा है, और 28 को विशाल दंगल है। तो यहाँ से बाहर से भी आते हैं, जम्मू के भी पहलवान आते हैं
उसका आयोजन करते हैं। तो यहाँ पे जो शिवलिंग है रुद्राक्ष रूप में है। ये पे जामवन जी ने यहाँ पे आधा त्रेता आधा द्वापर तपस्या की हुई है और कृष्ण भगवान जी का उनके साथ युद्ध हुआ था और जामवंती के साथ उनकी शादी हुई थी। तो हम तो यही कहेंगे कि आप आइए, शिव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।